हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सोना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ फैशन का फोर्थ पार्ट। ओके, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, आज हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे। हो सका तो आज फिफ्थ टॉपिक भी कवर कर ही लेंगे इसी वीडियो में। तो फोर्थ टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, टोटल मिला के आपके 7 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक पे अब हम हैं, ठीक है, सॉरी फोर्थ टॉपिक पे अब हम हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे प्लेस हुआ था? हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। 6th-7th क्लास CSST में हमें ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ था? बेसिक चीज़ हुआ था ये इंग्लैंड में, ये रेवोल्यूशन प्लेस हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले 18th और 19th सेंचुरी में फैब्रिक की जो कॉस्ट थी, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो कपड़ों की थन जो आती है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी। ओके, जिसकी वजह से लोगों के पास कम कपड़े होते थे। ठीक है, और वो क्या पसंद करते थे? वो घर में ही अपने हाथों से सिलना पसंद करते थे, क्योंकि उस वक्त अगर क्लोथ्स की ही प्राइस हाई होगी तो सिलने का तो उससे डबल होगा, है ना। तो लोगों के पास कम कपड़े होते थे, एक हफ्ते में 2 जोड़ी कपड़े धो के पहन लेते थे वो लोग। ठीक है, और साथ में वो अपने हाथ से ही सिलते थे कपड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी मशीनरी एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, साइंटिस्ट, फैशन डिज़ाइनर्स, बहुत लोग लगे रहे इस रेवोल्यूशन में। ठीक है, तभी तो ये रेवोल्यूशन हुआ ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और मशीनरी एग्जिस्टेंस में आई। अब चलते हैं मैकेनिकल इन्वेंशन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.1। ठीक है, तो मैकेनिकल इन्वेंशन से आप लोग क्या समझते हो? मशीनरीज़। ठीक है, मशीनरीज़ का इन्वेंशन हुआ किसके दौरान? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। अब चलते हैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट में पढ़ते हैं हम लोग कि किसने क्या क्या इन्वेंशन किया। अब मेनली देखो इसमें ये है कि एक नाम दे दिया जाएगा कि उसने ये इन्वेंशन किया था, और हो सकता है ये मैच द फॉलोइंग में आ जाए, हो सकता है फिलअप में आ जाए, छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही इसके आंसर्स आते हैं। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। एली वेटने जी ने क्या बनाया था? गिनिंग मशीन। अब ये गिनिंग मशीन क्या होती है भाई? गिनने वाली मशीन? नहीं, गिनने वाली मशीन थोड़ी ना होती है। अब फॉर एग्जांपल इस पिक्चर पे थोड़ा सा फोकस डाला जाए। ठीक है, अगर जो हमारे कॉटन होते हैं, ठीक है, कॉटन किस में उगता है? प्लांट में। हमें इमेज में दिख रहा है, पहली इमेज में। ठीक है, कॉटन हमने निकाल ली प्लांट से। ठीक है, कॉटन में कुछ डस्ट होगी, पार्टिकल्स होंगे, है ना, अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। तो इस मशीन का क्या काम है? इस मशीन का काम है कि इस मशीन में पीछे से हम डालेंगे कॉटन, जहाँ पहली एरो जा रही है। ठीक है, और प्रोसेस होगी वो कॉटन, और फिर आगे से क्या निकलेगी? हमारी साफ़ सुथरी प्योर कॉटन। ठीक है, जो हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो गिनिंग मशीन का ये रोल था। एली वेटने ने बनाई थी। एली वेटने ने बनाई थी कब? 18th सेंचुरी में। फिर चलते हैं 1804 में। 1804 में क्या हुआ था? हमारे एक जोसेफ जैकवार्ड जी थे। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने जैकवार्ड लूम बनाया। जैकवार्ड लूम क्या होता है? जैकवार्ड लूम होता है आपका कि जैसे लूम की मशीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वीविंग। देखिए, वीविंग क्या होती है? बुनाई। ठीक है, कभी अपनी दादी वादी को देखा होगा स्वेटर बुनते हुए। ठीक है, तो वो क्या करती हैं? उनके पास 2 सेट ऑफ धागे होते हैं। ठीक है, उनको वो कभी टेढ़ चलाती हैं तो कभी सीधा चलाती हैं। ऐसे ही हमारा जो वीविंग होती है, जैसे साइड वाली इमेज में दिख रहा होगा, एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक वर्टिकल लाइन हो गई, तो इसे कहते हैं वीविंग। ठीक है, अब इस वीविंग को करने के लिए कोई मशीन चाहिए होगी, राइट। ऐसे अगर 100 आदमी बैठा के स्वेटर सिलवाओगे तो देश में तो स्वेटर निकल लिए हैं, सबके पास स्वेटर पहुँची है, ऐसा तो होता नहीं। तो इस वजह से ये मशीन इन्वेंट करी थी जोसेफ जैकवार्ड जी ने। इनकी मशीन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जो कि है जैकवार्ड लूम। ये इजी हो जाएगा याद करने में, क्योंकि जोसेफ जैकवार्ड की जैकवार्ड लूम थी। आगे चलते हैं इसैक सिंगर के पास। ठीक है, इसैक सिंगर ने क्या किया था? इसैक सिंगर ने गाना गाया था? नहीं, सिंगर तो इनका सरनेम है ना। इसैक जी ने 1851 में बहुत बढ़िया चीज़ बनाई जो कि आज तक यूज़ हो रही है। वो थी हमारी पहली स्विंग मशीन। सोचो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने तो सिलाई की मशीन बना दी भाई, सबसे बड़ा काम तो इन्होंने करा था। तो इसैक सिंगर जी ने क्या बनाई थी? इन्वेंशन की थी फर्स्ट स्विंग मशीन की, जो कि सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था 1851 में जो
हुआ था। आगे चलते हैं, इसैक न्यूटन जी ने, क्या ये दोनों भाई हैं जुड़वा? नहीं, बिल्कुल भाई नहीं है। इसैक सिंगर अलग है, इसैक न्यूटन अलग है। तो न्यूटन से हमें याद आ जाता है कि थोड़ा साइंटिफिक नाम है ना, तो साइंटिफिक रिसर्च ही करी होगी इन्होंने, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बताया था कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, येलो। अब ये रेड, ब्लू, येलो हम प्राइमरी क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इन्हीं कलर्स को मिक्स करके दूसरे कलर बन सकते हैं, बट कोई दूसरे कलर को मिक्स करके ये कलर नहीं बन सकते। ठीक है, तो हमारे प्राइमरी कलर्स है रेड, ब्लू, येलो। और ये प्रिंसिपल कलर्स किन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे? इसैक न्यूटन जी ने कराए थे। न्यूटन, ही इज़ अ साइंटिस्ट। ठीक है, इसैक सिंगर ने क्या किया था? सिलाई मशीन दिखाई थी। इसैक न्यूटन ने हमें प्राइमरी कलर्स बताए थे। अब चलते हैं दूसरी ओर, जोहन टोबियास मेयर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर आप कलर को मिक्स करते हो तो आप और भी सारी शेड्स निकाल सकते हो। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जॉन टोबियास मेयर ने हमें कलर मिक्सिंग की थ्योरी बताई थी। फिर 1856 में क्या हुआ? 1856 में सर विलियम पर्किन ने फर्स्ट सिंथेटिक डाई दी। ठीक है, इन्वेंट करी पहली सिंथेटिक डाई। अभी सिंथेटिक डाई क्या होती है? देखो, नेचुरल डाई होती है जो नेचुरल चीज़ों से बनी होती है, पेड़ पौधों से। ठीक है, खुद खाद के। सिंथेटिक डाई क्या होती है? सिंथेटिक डाई होती है जो केमिकल से बनी होती है, राइट। तो सर विलियम पर्किन ने 1856 में क्या किया था? इन्वेंट की थी फर्स्ट सिंथेटिक डाई। होप ये सारा मैकेनिकल इन्वेंशन समझ आ गए होंगे। एली वेटने ने गिनिंग मशीन बनाई थी, और जोसेफ जैकवार्ड ने जैकवार्ड लूम बनाई थी। इसैक सिंगर ने फर्स्ट स्विंग मशीन बनाई थी। इसैक न्यूटन ने फर्स्टली हमें बताया था, प्रिंसिपल कलर्स बताए थे, रेड, ब्लू, येलो। और जॉन टोबियास मेयर ने हमें कलर मिक्सिंग की थ्योरी बताई थी। और सर विलियम पर्किन ने हमें फर्स्ट सिंथेटिक डाई बताई थी। होप इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं इंडिया पे। देखो, इस पूरे के पूरे चैप्टर में पहले थोड़ा सा हमें वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, फिर आ जाते हैं अपने इंडिया पे। क्यों आ जाते हैं इंडिया पे? क्योंकि ये इंडियन बुक है। ठीक है, अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है, इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ा? अब देखो, ये सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हो रही थी? इंग्लैंड में हो रही थी। बट हमारा इंडिया तो तब गुलाम था, राइट। हमारा इंडिया गुलाम था, तो हम पे तो इफ़ेक्ट पड़ना था, और ज़रूरी नहीं कि अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा, बुरा इफ़ेक्ट पड़ा था। अब जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो कॉटन प्लांटेशन करें। ठीक है, they were forced to produce cotton plantation so that it can fuel English factories as India was under British rule। ठीक है, अब इंग्लिश फैक्ट्रीज जो कि इंग्लैंड में थी, ठीक है, उनको खर्चा पानी देती थी जब यहाँ पे कॉटन उगती थी। ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया जाता था। और फार्मर्स को क्या फोर्स किया जाता था? कि वो कैश क्रॉप की जगह क्या बनाए? फूड क्रॉप करें। मतलब जहाँ आप फूड क्रॉप बनाते हो, ठीक है, फूड क्रॉप्स वो उगाते थे, उसकी जगह उन्हें कैश क्रॉप्स उगानी पड़ी, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत जगह फेमाइन आ गया। ठीक है, और बहुत लोगों की मौतें हो गई भुखमरी के कारण। सो दिस वाज द रीज़न कि खाना नहीं उगेगा, गन्ना कह रही, सॉरी, गेहूँ नहीं उगेगा, तो फिर खाना कहाँ से मिलेगा, राइट। तो फार्मर्स को ऐसे भी फोर्स किया जाता था। और कई जगह वीवर्स के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिए गए। क्यों टैक्स इम्पोज कर दिए गए? क्योंकि देखो, जो वीवर्स थे वो अपने हाथ से सिलाई करते थे, उनकी हाथ की कला थी। ठीक है, वो जाके बेचते थे, लोगों से ख़रीदते थे चीप प्राइसेस पे। बट जहाँ पे ये सारी मशीनरीज आ गई थी, ठीक है, वो लोग बनाते थे और महंगा बेचते थे। अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग जाएंगे सस्ते की तरफ। तो उन्होंने क्या किया, जो भी वीवर्स थे, ठीक है, जो अपने हैंड से फैब्रिक को वीव करते थे, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया ताकि वो अपना काम ही छोड़ दें। और जो बिल्कुल सेंटर्स थे ना वीवर्स के, जैसे सूरत और मुर्शिदाबाद थे, ठीक है, सूरत और मुर्शिदाबाद में क्या था? वीवर्स के सेंटर थे, वहाँ वीवर ही वीवर थे। तो वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? बहुत तगड़े वाले टैक्स इम्पोज कर दिए ताकि लोग टैक्स के डर से वो काम ही करना छोड़ दें और उनका प्रॉफिट हो जाए। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे प्रिंट्स थे जो इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे, जैसे चिंट्स, मसलिन, कैलिको। ठीक है, ऐसे प्रिंट्स जो थे वो क्या हुए? बहुत फेमस हुए इंग्लैंड में। अब चिंट्स क्या है भाई? चिंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ चिंट्स? चिंट्स एक प्रिंट था, ठीक है, वो एक फैब्रिक था हैविंग फ्लोरल डिज़ाइन। ठीक है, उसके ऊपर फूल पत्ते बने होते थे। और चिंट्स जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं चींट। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्प्रे ऑफ
रेन ड्रॉप्स, ठीक है, बारिश की बूंदें। सो दिस वाज द क्या कह सकते हो, एक डिज़ाइन था, फ्लोरल डिज़ाइन था, चेंट्स, जो कि इंग्लैंड में इंडिया से ही पॉपुलर हुआ था। देन उसके बाद बात करते हैं इंडिनीज़ की। इंडिनीज़ क्या होते हैं? इंडिनीज़ फ्रांस में बहुत पॉपुलर हुए। फ्रांस में कैसे पॉपुलर हुए? इंडिनीज़ तो इंडिया से ही आए हैं, राइट। इंडिया में इंडिनीज़ कैसे बने? और इंडिनीज़ होते क्या हैं? इंडिनीज़ होते हैं प्रिंटेड, डाइड एंड पेंटेड क्लोथ। प्रिंटेड मतलब जो हमारे ब्लॉक प्रिंट वगैरह हम लोग करते हैं इंडियन ट्रेडिशन के थ्रू, ठीक है, हम लोग डाई करते हैं, नेचुरल डाई करते हैं, है ना, और क्लोथ्स पे पेंट भी करते हैं। तो जितने भी ऐसे बहुत डिज़ाइनर क्लोथ्स होते थे जो इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ों से बने होते थे, उन्हें हम कहते हैं इंडिनीज़। और ये इंडिनीज़ ओरिजिनेट हुए थे इंडिया में, बट पॉपुलर कहाँ हुए थे? फ्रांस में। अब हमारे इंडिया में इतना सब कुछ बन रहा है, बाहर के देशों में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया है गुलाम। उस वक्त की बात हो रही है जब इंडिया गुलाम था। तो इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडिया वॉज दैट कि इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया जाता था दूसरी क्रॉप उगाने के लिए। वीवर्स के ऊपर टैक्सेस इम्पोज होते थे। कुछ प्रिंट्स थे, चेंट्स मुस्लिम कैलिको, जो कि इंग्लैंड में फ़ेमस हुए। चेंट्स की डेफिनेशन बता दी है। और इंडिनीज जो थे, प्रिंटेड डाइड और पेंटेड क्लोथ्स जो थे, वो फ्रांस में हमारे इंडिया से पॉपुलर हुए थे। इस वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। हमने 4th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5th पार्ट में, ठीक है। टिल देन बाय बाय। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ब्ला 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 ब्ला, जो भी सब लोग बोलते हैं, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट गाइज। अच्छे से देखो, पूरे यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है फैशन स्टडीज़ का, इकलौता घर है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करो, आग की तरफ फैला दो, दोस्तों में बांट दो, अपने दोस्तों के पड़ोसियों में बांट दो, पड़ोसियों के दोस्तों में बांट दो, वीडियो को बिल्कुल पॉपुलर कर दो। ओके, चलो बाय बाय।